नमस्कार। ऑनलाइन जुड़ते चलिए। आज का जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री पे है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस वीडियो लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर पे हम लोगों ने देखा होगा, बेसिक्स के बारे में बात की है। आज हम उनके एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए जितने लोग भी हैं ऑनलाइन। ठीक, केमिस्ट्री का क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली किस पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है। प्रीवियस पे हम लोगों ने देख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखते हैं, किस ऑर्बिटल में कैसे जाते हैं, किस एटम का या किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, अलग अलग के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें बातें की हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्रीवियस क्लास पे जाइए, वीडियो वहाँ पर है, अवेलेबल है, आप देख लीजिए और उसी के बेसिस पे आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो आज का ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। Which of the following is the most stable element? बेसिकली ये देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ज़्यादा तो नहीं है ये, है ना। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है पर रिलेटेड है। स्टेबल बोल रहा है तो स्टेबल हम किसको बोलते हैं, है ना। मतलब आपके जो जीरो ग्रुप वाले हैं वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब जो किसी के साथ और ज़्यादा रिएक्शन ना करे, है ना। उनका जो है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल बोलेंगे। तो इनमें से बोल रहे हैं ना, मतलब आपको ये नहीं बोल रहे कि स्टेबल कौन है, इनमें से बोल रहे, फॉलोइंग में से। मतलब आपके पास चार दिए हुए हाइड्रोजन, लेड, ऑक्सीजन और यूरेनियम। चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते, बात करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो क्या एच के फॉर्म पे अवेलेबल होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है। तो हमको नेचर पे आपका जो हाइड्रोजन है वो एच के फॉर्म पे ना मिल करके किस फॉर्म पे मिलता है, H2 के फॉर्म पे मिलता है। अगर ये H के फॉर्म पे अवेलेबल होता इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है। और ये इसके फॉर्म पे नहीं मिल रहा है मतलब ये स्टेबल नहीं है। मतलब हाइड्रोजन जब भी होता है वो अपने नियरेस्ट वाले हाइड्रोजन से रिएक्शन बॉन्ड बना करके वो क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं इस तरीके से। वैसे ही हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। लेकिन नेचर पे आपको ऑक्सीजन इस तरीके से नहीं मिलेंगे। ऑक्सीजन कैसे मिलेंगे आपको, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और ऑक्सीजन ले लिए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये आपस में बॉन्डिंग बना करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बना करके आपके O2 बना लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो रहता है वो O2 के फॉर्म पे होता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म पे, O2 के फॉर्म पे। हाइड्रोजन जो है वो आपका H2 के फॉर्म पे। और आपका ये जो यूरेनियम होता है ये भी आपका 92 होता है, ये 235 होता है ना। तो यूरेनियम भी आपका स्टेबल नहीं होता है, वो तुरंत किसी से क्या करते रहता है, रिएक्शन करते रहता है। मतलब आपका यूरेनियम जैसे ही रखा है तो हैवी वेट के कारण वो अपना क्या वेट लॉस करते रहते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपका यूरेनियम। तो इन सब में बचा क्या आपका लेड। लेड मतलब आपका इसका लैटिन नाम है पीबी, प्लम्बर। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 82 होता है, वो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है लेड। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेड होगा। चलिए लेड के प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं क्या होता है लेड। लेड के बारे में तो आपका जो लेड होता है वो आपका केमिकली सिंबल क्या होता है इसका पीबी, लैटिन नाम इसका प्लम्बम होता है, एटॉमिक नंबर 82 होता है। हैवी एलिमेंट है मतलब भारी तत्व है ना। जितने भी है उसमें से मोस्ट कॉमन मटेरियल है ये। सॉफ्ट होता है, मैलेबल होता है। सॉफ्ट मतलब आपका इसको आप कट करना चाहो तो कट कर सकते हो। मैलेबल है, मैलेबल कहने का मतलब आपका क्या, इससे आप सीड बना सकते हो। अगर इसको पीटोगे तो ये फैल जाएगा, उसको उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, मैलेबल। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है ना। और आपका बोला जाए तो यानी स्टेबल एलिमेंट N3 इज आइसोटोप। इसके कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। लेड इज टॉक्सिक इवन स्मॉल अमाउंट। लेड क्या होते हैं आपके, टॉक्सिक होते हैं। अच्छा, लेड का एक बेसिक उपयोग आपका टेट्रा एथिलीन लेड के रूप में आपके पेट्रोल के साथ यूज करते हैं। बट लेड जो है वो, लेड मतलब आपका पीपी आपका किस में यूज होता है, टेट्रा एथिलेट, जो इंजन में यूज होता है। किस में यूज होता है आपका, बाइक कार के इंजन में यूज होगा। क्यों, क्योंकि बाइक और कार के इंजन में क्या होता है आपका नॉकिंग होता है अनबर्न फ्यूल के कारण। उस नॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए आपके पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट मिलाया जाता है।
अब उस लेड मिलाने से आपका ये नॉकिंग जो है वो तो रिड्यूस हो जाता है, पर लेड के कारण आपका जो एग्जॉस्ट गैस है CO2 लेड ऑक्साइड देता है ना, आपका उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, तो ये आपका जो एग्जॉस्ट गैस है वो CO2 और H2O वाटर वेपर होना चाहिए, और इसके साथ एक्स्ट्रा आपका क्या निकल जाता है PO2। तो रेट के अपने फायदे नुकसान है, रेट का आपका नॉकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, बट आपका इससे क्या होता है, आपका पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है लेड ऑक्साइड के रूप में, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबल, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका लेड। एडिशनल देखिए, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो अल्टरनेटिव फ्यूल है किसका, उसके बाद हम पेट्रोल देखेंगे, उसके बाद हम डीजल देखेंगे। तो सीएनजी में कार्बन क्या रहता है, कम रहता है, एलपीजी में कार्बन क्या रहता है, ज्यादा रहता है, पेट्रोल में 8 न्यूट्रॉन होते हैं किस पे, ऑक्सीजन पे। हाईली रिएक्टिव है, नेगेटिव एलिमेंट है, किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, आयरन पे, है ना। तो बेसिकली हर चीज में हर अधिकतर चीज जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है। लोहे में जो जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो भी आपका क्या है, ऑक्सीडाइज होना, मतलब रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन ही है। किसी भी चीज का कंबशन होना, जलना का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट यूरेनियम को बात कर सकते हैं। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम इज ए केमिकल एलिमेंट विद ए सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर 92। अभी बताया यूरेनियम जो होता है वो 92 होता है, ठीक है। सिल्वर ग्रे कलर का मेटल रहेगा आपका ये, ठीक है। इसमें 92 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन, 92 ये जो शो करता है एटॉमिक नंबर, वो प्रोटॉन को ही शो करता है, और जितने प्रोटॉन रहते हैं स्टार्टिंग में उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले और दे नहीं, तब तक जितने प्रोटॉन है उतने क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये था आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपके जो अलग ऑप्शन दिए थे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यूरेनियम के बारे में, लेड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 285, देन फाइंड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन होंगे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दो तरीके हैं, या तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये किसको शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, इसका मतलब उसके पहले सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद अगले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद अगले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से जब हम देखें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपके, 2 8 10 10 प्लस 5 15 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। तो 15 इलेक्ट्रॉन जब हम बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को 15 इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी एलिमेंट में एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक से, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और उसके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15। तो स्टार्टिंग में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 15, और यही जो प्रोटॉन है वो जेड को शो करता है, एटॉमिक नंबर को। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, 15 है। तो 15 नंबर जो होता है वो कौन से एलिमेंट का होता है ना। तो आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आप देखते हैं नंबर 11 से ही स्टार्ट करें तो सोडियम नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, एल्यूमिनियम 13 होता है, आपका सिलिकॉन 14 होता है, ठीक है। और आपका फास्फोरस जो है वो आपका 15 होता है, 15। तो ये जो है वो फास्फोरस है। कितने प्रोटॉन है इसमें, 15 प्रोटॉन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 15। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन मतलब, तो ये कैसे लिखाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, फिर आपका क्या आ जाएगा 2s2, 2p6, उसके बाद आ जाएगा आपका 3s2, तो 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12, 3s2, और फिर आपका आ जाएगा 3p3। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 1s2 2s2 2p6, इसको मिला करके हो गया 10 और इसको मिला करके 15। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपका ये जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है 2 8 और 5, तो ये भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सेल वाइज है, ये आपका ऑर्बिटल वाइज है। चलिए क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 3, what is the half of the maximum number of electron in a cell if n is the orbit number। अगर n जो है वो ऑर्बिट नंबर है, मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है कि पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। तो व्हाट इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। तो क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान देंगे, एनी सेल बोला है, तो किसी सेल पे, किसी सेल पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और क्या बोल रहा है व्हाट इज द हाफ ऑफ द,
मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और उसका हाफ कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ये होते हैं 2n²। तो जैसे हम बात करें हमारे पास कितने सेल होते हैं, K सेल होते हैं, L सेल होते हैं, M सेल होते हैं, N सेल होते हैं और आगे। तो K सेल की बात करें तो वहाँ पर N का वैल्यू 1 होगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2। N की बात करें तो 2 × इसमें N का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 ² 2 8 हो जाएगा। हम M सेल की बात करें तो 2 × यहाँ पर ये 3² हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18। और हम N सेल की बात करें तो 2 × 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32। तो इतने पहले के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, एम सेल में मैक्सिमम 18 और एन सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 32। अगर आपको क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सपोज एम सेल, तो एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, हाफ पूछ रहा है, तो हाफ इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको पूछता कि कितना होगा तो कितना होगा 4, अगर इसमें पूछता तो कितना होगा 1, इसमें पूछता तो कितना हो जाता 60। तो यहाँ पर बोला है एनी सेल, तो एनी सेल के लिए हमको किसी भी सेल का नाम नहीं दिया, तो उसमें फॉर्मूला क्या मिलेगा 2n, तो 2n² ये क्या हुआ, इसका मैक्सिमम हुआ, लेकिन हम इसका हाफ निकालेंगे तो 2n² डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका क्या n², तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। वैसे ही थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में n सेल पे 18 और 32 इलेक्ट्रॉन होगी। चलते हैं हम लोग, कुछ और बोला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फील्ड अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग फिलअप किया जाता है, तो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया जाता है। अबव प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इनटू ऑटोमेटिकली ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फिलअप करते हैं हम लोग एनर्जी लेवल पे। जैसे हम इसकी बात करें तो 1s 2s के बाद आपका 2p, इधर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर हम बात करें 4s 4p 4d। तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएगा 1s में जाएगा, फिर आपका 2s में जाएगा, फिर आपका 2p में जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल देखो एक बार और बता दिया कि पहले किस में जाएगा 1s 2s, फिर पहला देखो एक एनर्जी लेवल रहता है, ये आपका 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। तो कायदे से ये 1 में आपका क्या होता है, 1 में सिर्फ 1s होता है। हम 2 की बात करें तो 2s भी होगा और 2p भी होगा। हम बात करेंगे 3 की बात करेंगे तो 3s में आ गए 2 आ गए और d के कितने आ गए 10, तो 10 और 2 12। इसका मतलब एक किसी भी आप पीरियोडिक टेबल में देखिए पीरियड पे तो टोटल 18 स्पेस रहते हैं आपके पास। तो यहाँ पर p के लिए कितने जगह बचते हैं 6 बचते हैं। तो आपको बोला है कि ग्रुप नंबर 16 की बात कर रहे हैं, तो पहला ग्रुप तो s होता है, दूसरा ग्रुप s होता है, तीसरा ग्रुप आपका d होता है, 10वां ग्रुप मतलब 3 से लेकर के 10 मतलब आपका 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप 13वें ग्रुप तक पहुंचते हैं। मतलब 3 से लेकर के आपका 10 जब निकालेंगे तो 12वें ग्रुप तक, तो 12वां ग्रुप तक आपका क्या है डी ब्लॉक है। फिर ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और ये 18, तो कितने हुए, तो ये आ जाएगा पी ब्लॉक होते हैं। तो इसमें आएगा P1, इसमें आएगा P2, इसमें आएगा P3, इसमें आएगा P4, इसमें आएगा P3 P5 और इसमें आएगा आपका P6। तो आपको बोला है ग्रुप नंबर 16 मतलब ये P4 आएगा, क्या आ जाएगा आपका P4, मतलब ऐसा नंबर आएगा, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा जिसके लास्ट में क्या आएगा P4 आएगा। और आपको बोला हाउ मेनी इन द ग्रुप नंबर 16, तो ग्रुप नंबर 16 की बात करें तो अच्छा पहले पीरियड में जब हम देखते हैं तो पहले पीरियड में आपके कितने इलेक्ट्रॉन कितने एलिमेंट होते हैं। जब हम केमिस्ट्री के मैजिकल नंबर की बात की है तो इसमें आपका क्या आता था 2 8 8 18 18 16 18 18। तो पहले ग्रुप में कितने रहते हैं आपके 2 रहते हैं, तो इधर हाइड्रोजन और इधर आपका हीलियम। अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरे ग्रुप में आपका लिथियम बेरिलियम बोरॉन से लेकर के इसमें कितने रहते हैं आपके 8। तो पहला आपका 1 और 2 तक हो गया है, फिर 3 से लेकर के आपका कहाँ तक जाएगा आपका 10 तक जाएगा, तो ये हो गया। अब उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग किस पे ग्रुप नंबर 16 पे है ना। और इधर से जब ये 11 तक आएगा तो 11 से लेकर के आपका फिर से आपका कहाँ तक जाएगा आपका 18 तक जाएगा। तो ये वाला जो ग्रुप है 2 10 18 तो ग्रुप नंबर आपका क्या है
18 है मतलब आपका P6 आएगा, इसके पहले P5 और उसके पहले क्या आ जाएगा आपका, की बात करें से फर्स्ट ऑर्बिट में तो होगा नहीं, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट में, क्योंकि फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे तो फर्स्ट पीरियड के ग्रुप नंबर 16 में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। फर्स्ट पीरियड में ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन होता है और ग्रुप नंबर 18 पे आपका हीलियम होता है। उसके बाद किसी भी पीरियड में, अच्छा सॉरी, फर्स्ट पीरियड में किसी भी ग्रुप में कोई एलिमेंट नहीं। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट की बात जब हम करेंगे तो कौन सी, किसके बारे में बात करें, वो P4 की बात करेंगे। तो P4 कब आएगा, जब हम सेकेंड पीरियड लेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड पीरियड में आपका 2s2 और 2p4 आएगा। ठीक, अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा 3s2 आ जाएगा और 3p4 आ जाएगा। अगर हम 4 की बात करें तो 4s2 आ जाएगा और 4p4 आ जाएगा। तो इस तरीके से सेकेंड वाले में आपका क्या बन रहा है, सेकेंड में एस और पी मिला करके 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी देखे तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी देखे तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा देखते हैं, एक पहले ये टेबल देख लेते हैं, ये आपसे क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि पहला दो ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये आपके किसके होते हैं, एस के होते हैं। उसके बाद 3 से लेकर के 12 तक मतलब आपके डी के 10, एस के कितने, s2 होता है, 1s1 1s2, एस के 2। फिर बीच में आपका 10 आपके किसके रहते हैं, डी के, तो डी के कितने हो गए 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, और ये टोटल जो स्पेस रहता है वो कितने का रहता है, 18 का रहता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, P आता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, P है। तो P इस वाले ग्रुप में देखें तो P1, इस वाले में देखेंगे तो P2, इसमें देखेंगे P3, ये आएगा P4, P5 और ये आपका P6। तो आपके P के कितने होंगे 6, तो 6 और 2 8 और 10 18, तो टोटल 18 एलिमेंट आपके इसमें रहेंगे। अब इसमें से आपको बोला गया था कि ग्रुप नंबर 16 के बारे में, तो ये ग्रुप नंबर 16 मतलब आपका ओस से टेम्पो, पीरियोडिक टेबल में क्लास करेंगे उस पे बताएंगे रीजन, एस से सल्फर, एसी ओस से मतलब सेलेनियम, फिर आपका टेलेनियम, फिर आपका पोलोनियम। ठीक है, ये आपके ग्रुप नंबर क्या है 16 है। अब इसका बोल रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो जैसे हम अभी मैंने बताया कि फर्स्ट वाला जो पीरियड है, ये वाला पीरियड, फर्स्ट वाले पीरियड पे कितने होते हैं आपके, 2 एलिमेंट होते हैं। तो वो 2 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, मतलब ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18 पे लाई करेगा। इसका मतलब आपका ग्रुप नंबर 16 पे पीरियड फर्स्ट पे कोई भी एलिमेंट नहीं होते। जब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की, सॉरी पीरियड नंबर 2 की, तो पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे। अब वो 8 एलिमेंट शुरू के 2 में इधर के रहते हैं, इसके 2 रहेंगे और इसके पूरे क्या रहेंगे 6 रहेंगे। तो 6 और 2 8 आ जाएंगे। उसके बाद फिर से 8 आएगा, इसका मतलब फिर से इसका 2 रहेगा, फिर से इसी का 2 रहेगा और इसी का क्या रहेगा, फिर से 6 रहेगा ये वाला। तो ये दोनों जो है आपका 8 8। फिर उसके बाद 18 आएगा, 18 आएगा तब क्या होगा, इसके 2 रहेंगे, इसके 10 रहेंगे और इसके क्या रहेंगे 6 रहेंगे, तब आपका 18 आ जाएगा। तो इस केस में आपका कितने इलेक्ट्रॉन कितने एलिमेंट्स हो गए, ये वाला और ये वाला आपका 18 एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो जब हम इसकी बात करेंगे, जब सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड सॉरी सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड पीरियड तो मतलब किसी भी चीज का, जैसे ग्रुप नंबर 16 बोला है, तो ग्रुप नंबर 16 मतलब आपका क्या, ये 18 17 और ये 16, तो 16 मतलब P4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है क्या आएगा, P4 आएगा। हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रुप की बात, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 2 के पहले क्या आएगा, किसी भी सेल में 2s p का भी रहेगा, जब उसमें क्या रहेगा s रहेगा, तो 2s2 2p4 उस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2s2 2p4। या जब हम इसकी बात करें, किसकी, सल्फर की बात करें, तो सल्फर में क्या आ जाएगा, ये कौन सा है आपका थर्ड है, तो थर्ड रहेगा, तो थर्ड में 3s2 और क्या आ जाएगा 3p4 आ जाएगा। अब इसके पहले वाला 1s2 2s2 2p6 पहले आ चुका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं थर्ड आउटर मोस्ट से। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 2 3 4 5, ये किसको शो कर रहा है, उसके आउटर मोस्ट सेल को शो कर रहा है। तो आउटर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये थर्ड पीरियड पे है, तो थर्ड पीरियड में क्वांटम नंबर क्या रहेगा
थर्ड रहेगा, तो 3s2 3p4 उसका आउटर मोस्ट शेल हुआ, तो आउटर मोस्ट शेल पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 2 6। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें क्वांटम नंबर आपका क्या होगा 2, तो 4 और 2 6। हम वैसे सेलेनियम की बात करेंगे तो ये 1 ये आपका 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ पर सेलेनियम में आपका क्या आ जाएगा 4s2 आ जाएगा, 4p6, मतलब आपके पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और ये आपका चौथा सेल। तो चौथे सेल पे आपके कितने 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, अब क्लियर हुआ होगा ये। इसमें एक देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं कि आपका करेक्ट आंसर देखिए, इसमें भी बताया गया कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा 6 रहेगा, क्योंकि एस वैलेंस सेल है, एस वैलेंस सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, और पी वैलेंस सेल क्योंकि ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 16 है, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18 आता है, 18 में जब हम जाते हैं तो ये p6 हो चुका रहता है, ये p5 होता है और ये क्या होता है आपका p4 होता है। तो वही चीज को बोल रहे हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर किसी भी ग्रुप में 16 ग्रुप नंबर 16 जो है, जैसे आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, टेलेरियम और आपका पोलोनियम के बारे में बात कर रहा है। अब इसमें से हम बात करें किसके बारे में, पोलोनियम, तो पोलोनियम जो है इसमें से क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इज, तो किस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल को फिल अप करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p। जनरली आपका ऑर्बिटल जो है नॉर्मल केस पे इसी ऑर्डर पे लिखा रहेगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन पे ग्राउंड स्टेट पे कैसे रहेगा, 1s पे, फिर 2s पे, फिर 2p पे, फिर 3s पे, फिर 3d पे, फिर 3d पे, फिर 4s पे, फिर 4p। लेकिन मैंने बताया कि अभी जो रहता है कंडीशन कैसे हो जाता है आपका 3p के बाद आपका 3d में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले क्या हो जाता है 4s में चला जाता है। तो इस तरीके से ये वाला जो चीज है ये थोड़ा सा चेंज होगा, 3d बाद में आएगा, 4s पहले आएगा। तो ऐसा कोई सा ये वाला तो जो है बिल्कुल गलत है कि 4 में पहले जा ही नहीं सकता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 से ही स्टार्ट होगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3s 3p 4s ये सही हो सकता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4p ये 3d 4p लिख दिया, ये भी आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका करेक्ट आंसर क्या है। अब इसको समझते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कि 3d और 3d और 4s में कौन सा जो है वो पहले आएगा। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा n+l रूल। तो n+l रूल, इसके लिए हम तीन चीज समझते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और n+l। हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल की हम जब बात किए तो अच्छा कौन सा ऑर्बिटल हमको कंफ्यूजन किसके हैं 3p 3d और 4s में। तो ये हो गया आपका 3s, ये हो गया आपका 3p और ये आपका हो गया ये आपका हो गया 3s 3p और 3d के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम n के बारे में बात करेंगे, l के बारे में बात करेंगे और n+l के बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n मतलब इसका जो नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो 3s के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा आपका 3, 3p के लिए क्या हो जाएगा 3, 3d के लिए भी क्या हो जाएगा 3। अब हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर l के बारे में बात करते हैं। तो SPDM, तो एक बार इधर एक बार और लिख लेंगे SPDM। S का मतलब होता है 0, P का मतलब होगा 1, D का मतलब होगा 2 और F का मतलब होगा 3। तो यहाँ पर S दिया हुआ है तो S का मतलब क्या होता है 0, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। P दिया हुआ है, P का मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर D दिया हुआ है तो D का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। तो n 3s में n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 0, 3p का वैल्यू n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 1, 3d के लिए n का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 2। n+n निकालेंगे तो इन दोनों का जो सम है वो 3 आ जाएगा, इन दोनों का जो सम है वो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, और इसका जो सम है वो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से n+l जब हम देखते हैं तो इसमें कितना आया 3, इसमें कितना आया 4, इसमें कितना आया 5। तो n+l का वैल्यू जिसके लिए कम होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। तो यहाँ पर किसका वैल्यू कम है 3 है, किसका 3s का, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा आपका 3s पे जाएगा।
उसके बाद किस में जाएगा आपका 3p में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा आपका 3d में जाएगा। अच्छा अभी हम कंपैरिजन किए किस पे 3s 3p 3d। अच्छा सपोज मैं इसमें 4s को भी कौन शामिल करूँ, अगर मुझे डाउट लग रहा है कि 3d में पहले आएगा कि 4s में पहले आएगा, तो मैं पहले 3d भी लिखूंगा 4s लिखूंगा। तो 4s के लिए n का वैल्यू कितना है 4 है और s का वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर से इसका देखिए सम, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस गलत है आपका, पहले किसमें वैल्यू किसमें कम है आपका 3, तो 3s पहले आएगा। अच्छा इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, जब n प्लस l का जो वैल्यू है जब दोनों में सम हो जाए, दोनों में सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तब उस केस पे क्या करेंगे, तो उस केस पे हम देखेंगे कंसीडर करेंगे n को, तो उसमें n का वैल्यू जो कम होगा वो पहले आएगा। तो इसमें देखो n का वैल्यू 3 है और इसमें n का वैल्यू क्या है 4 है, तो पहले क्या आएगा आपका ये 3 वाला आएगा, तो 3 वाला आएगा मतलब क्या आएगा आपका 3p आएगा, तो 3s हो गया, 3s के बाद 3p हो गया, 3p के बाद मतलब 3 और 4 वाले हो गए। अब उसके बाद दूसरा वाला 4 आ जाएगा, मतलब आपका क्या आ जाएगा 4s आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में ये 5 वाला आएगा आपका 3d आएगा, तो 3s 3p 3s 3s 3p 3s 3p, ठीक। उसके बाद क्या आएगा 4s 3d, तो ये 4s हुआ और ये 3d हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का जो सही तरीका है वो आप देखो, अबाउट प्रिंसिपल से तो फिलिंग होगा, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कितना है, तो एनर्जी लेवल निकालने के लिए हमको कौन सा रूल अपनाना है n प्लस a रूल। तो जहाँ पर n क्या चीज़ है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और a जो है वो एजीमूथल क्वांटम नंबर है, ठीक। तो n का वैल्यू निकाल लेंगे, n का वैल्यू जो नंबर दिया रहता है वो सिंपल वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। SPDF के लिए हम लोग 0 1 2 3 पुट अप करेंगे, दोनों का सम करके इसका वैल्यू निकालेंगे। अब देखेंगे कि 3D और 4S में किसका वैल्यू कम है वो पहले आएगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो बाद में आएगा। अगर दोनों सेम हो गया तो उस केस में हम क्या देखेंगे n का वैल्यू देखेंगे। हाँ आप शुरू से ही इसका वैल्यू n का कम है करके n वाले में नहीं डालना है, इधर को पहले देखना है, हो सकता है इधर ज़्यादा है इधर कम हो सकता है, लेकिन अगर ये कम ये ज़्यादा है तो ये पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपसे, हुंस रूल स्टेट दैट, हुंस का जो रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटिव उसके यू मस्ट नॉट सिट नेक्स्ट टू अनदर पर्सन ऑन ए बस, बस में आप दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, नहीं ये तो नहीं है मतलब कि बस के बारे में थोड़ी ना बात किया है हुंड ने किसके बारे में बात किया है इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया है, तो इलेक्ट्रॉन वाला इसमें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन एंटर द लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल, मतलब जो सबसे कम एनर्जी रहेगा वहां पर जाएगा, ये सही है, लेकिन हुंस का रूल नहीं है, ये तो क्या है आपका अबाउ प्रिंसिपल है। एन ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो किसी भी जैसे हम बात करें s, तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p में 6 होते हैं, लेकिन p में 6 जरूर होते हैं, लेकिन वो p के px py pz होते हैं, तो पहले उसमें सिंगल सिंगल आता है, फिर उसके बाद उसमें डबल डबल फिलअप होता है। तो हर एक ऑर्बिटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं 2, ये सही है, लेकिन ये हुंस का रूल नहीं। इलेक्ट्रॉन इन अ सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल रिमेन अनपेयर्ड अस फॉर अस पॉसिबल, हाँ ये सही है, ये हुंस का रूल है। तो हुंस रूल में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन इन अ सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, जैसे आपका यही 3p के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे 2p बात कर दिए या 3p के बारे में बात कर दिए, तो 2p का ये जो रहेगा 1 2 और ये 3, ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया, तो px py pz का जो क्या रहेगा एनर्जी क्या है एक जैसे है, तो जब एनर्जी एक जैसे है तो इसमें पहले क्या कोशिश करेगा अनपेयर कि तीनों में एक एक पहले आ जाए। जैसे मान लो जाए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 मतलब px py और pz, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए एक इस पे चला गया, इसमें 2 चले गए इसमें एक आ जाएगा। कोशिश पहले ये रहेगा कि आपका जो एनर्जी और इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों में पहले क्या हो जाए एक एक हो जाए। इवन आपका जैसे 3s 3p 3s भी है आपका, तो s का आपका इधर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और इधर आपका जैसे एक इसमें आ गया और मान लो जाइए 2 ही इलेक्ट्रॉन था,
तो ये दो पहले हो जाता, उसके बाद इसमें सिंगल सिंगल आ जाता। तो बोले कि भैया दोनों का एनर्जी अगर सेम है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इन सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल रिमेंस अनपेयर्ड एज फॉर एज पॉसिबल, ये इसका करेक्ट आंसर है, इसका होल्स रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या है, Which of the following atom has three unpaired electrons? किसमें तीन unpaired electrons होते हैं? चलिए तो पहला दिया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशन पे जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5, कार्बन जो होता है वो 6, नाइट्रोजन जो होता है वो 7 और ऑक्सीजन जो होता है वो 8। ठीक है, बोरॉन का जब हम बात करेंगे 5 है, तो 5 ये कैसे लिखाएगा आपका, 1s2 2s2 2p 1 हो गया। कार्बन की बात करें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 और ये हो जाएगा क्या, 2p3 और ये हो जाएगा 1s2 2s2 और ये हो जाएगा आपका 2p4। ये वाला जो है वो फर्स्ट सेल का है और ये बाकी के जो दो है ये क्या है आपके सेकंड सेल की, है ना, मतलब ये आपका ये फर्स्ट सेल और इसमें ये क्या है आपका सेकंड सेल। तो आउटर मोस्ट सेल की हम बात करते हैं तो इसमें आपके कितने, इसका 2s का बनाएंगे तो 2s में क्या हो जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, और p में क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब हम इसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, तो यहाँ पर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन ये इसके कितने हो जाएंगे, 1 2 और ये 3, यहाँ पर एक रहेगा और यहाँ पर भी एक रहेगा। हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इसमें कितने हैं 2p3 है, तो 1 2 और ये 3, तो एक इस पे एक इस पे और एक इस पे। जब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का ये क्या हो जाएगा 1s2 इसमें आ जाएगा, 2p4 है तो 1 2 और ये 3, तो सब पहले अनपेयर रहेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिए, तो पहले बोरॉन में देखें तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये तो पेयर है, ये पेयर नहीं है तो एक आएगा इसमें। इसकी बात करेंगे तो इसमें कितने, ये पेयर है, ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में नहीं है, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो ये तो पेयर है, ये पेयर नहीं है, ये भी पेयर नहीं है, ये भी पेयर नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 3। इसकी बात करेंगे तो ये पेयर है, ये भी पेयर है, ये पेयर नहीं है, ये पेयर नहीं है, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन आपको पूछा है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पे है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पे है आपके, इसमें मतलब आपके नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन आपका जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये, कोई किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट क्रोमियम इज इनकरेक्ट। क्रोमियम के बारे में इनमें से कौन जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, मेटालिक प्रॉपर्टी रखता है, मेटल होता है। चलिए क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बिल्कुल सही है, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। बेसिकली हम किसको बोलते हैं, तो जिसमें डी ऑर्बिटल हो और वो क्या हो, इनकम्प्लीट हो। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। मतलब डी में कितने होते हैं, एक बार फिर से डिवाइड करें, एस पी बी और आपके पास एक एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी जितने भी एग्जांपल देख रहे थे इधर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के थे, अभी ये जो एग्जांपल आया है क्रोमियम वो डी ब्लॉक है, मतलब इन एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में उसमें डी एलिमेंट आएगा। अगर वो डी में कंप्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाता है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, अदरवाइज वो क्या है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, अगर डी ऑर्बिटल आपके क्या है इनकम्प्लीट है तो चलिए देखते हैं। तो क्रोमियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जी हाँ है ये। क्रोमियम हैज एन इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ 24, जी ये भी बिल्कुल सही है कि क्रोमियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो अब इसमें तो इनकरेक्ट पूछे ना, मतलब आपको रॉन्ग बताना है, तो ये पहला तो सही है और लास्ट वाला सही है। अब बच्चा ये 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है,
इन दोनों में से क्या सही होगा वो देखते हैं। चलिए, तो आपके पास कितना है 24 है, तो 24 में पहले वाले में कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके सेकंड सेल में एस और पी दोनों होते हैं, तो आपका 2:2 भी आएगा, 2p6 आ जाएगा। हम थर्ड सेल पे चले, थर्ड आउटपुट पे चले, तो 3:2 3p6, ठीक है। और इसमें क्या था आपका 3d, है ना। अब इसमें 1 to 10 आ सकता है, ठीक। अब उसके बाद इसमें क्या आएगा 4s आएगा। तो पहले हम लोग कैलकुलेशन यहाँ तक कर लेते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर कितने 2 और 4 और 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 और 2 12, 12 और 6 आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब आपका बचा है 4s और बचा है आपका 3d। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्रोमियम के पास होते हैं 24, तो जब हम 24 में से 18 इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1s 2s 2p 3s 3p तक वो हो चुका है। अब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन जो होता है, अभी हम लोगों ने n+a रूल पढ़ा था, उस n+a रूल में ये देखें कि पहले 3d आएगा कि 4s आएगा। तो इसको एक बार फिर से करते हैं, n l और n+a में। तो यहाँ पर n का वैल्यू जो है क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। d s p d f, s में s का मतलब क्या होता है 0, d का मतलब होता है 1, d का मतलब होता है 2 और f का मतलब क्या होता है आपका 3। तो यहाँ पर d मतलब आपका 2, तो ये हो जाएगा 2 और s का मतलब होगा आपका 0, तो 3 और 2 हो जाएगा 5 और 4 और 0 हो जाएगा 4। तो मिनिमम एनर्जी किसका है मतलब ये 4 है। तो पहले क्या आएगा 4s आएगा, उसके बाद आपका 3d फिलअप होगा। तो इस तरीके से जो 4s है वो पहले आएगा, 3d जो है वो बाद में आएगा। तो इसमें पहले ऑप्शन ढूंढ ले, 4s पहले और 3d बाद में, ठीक है। तो इसमें भी 4s है, इसमें भी 4s है, तो ये तो सही है, ठीक है। अब क्या होगा 4s को पहले फिलअप करना है, तो 4s में अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 4s में पहले जब हम 2 दे देंगे, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो जैसे ही 4s में 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपके पास फिर कितने बच गए 4 बच गए, तो आपका जो ये 3d है वो 4 आएगा। तो इस हिसाब से आपका ये वाला जो आंसर है वो सही होना चाहिए 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d 4। जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं उस रूल के हिसाब से ये यहाँ तक पहुंचे, ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही होना चाहिए। लेकिन क्या होता है एक रूल और है, ठीक है। हाँ, या तो अब एक सेकेंड रूल होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करते हैं तो वो तो या तो क्या होना चाहिए कंप्लीट फिलअप होना चाहिए या तो हाफ कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो हाफ कंप्लीट मतलब डी 4s जो है s में मैक्सिमम 2 होते हैं, तो या तो 4s1 हो या 4s2 हो। वैसे ही आपका 3d 5 हो या 3d क्या हो जाए 10 हो जाए, ये दोनों पॉसिबिलिटी रखता है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 4s तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 3d 4 क्या हो जा रहा है आपका इनकम्प्लीट है, हाफ कंप्लीट भी। लेकिन अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा आपका 3d5। इस केस पे d में जो 10 चाहिए था वो 5 हो गया और s में 2 चाहिए था वो क्या हो गया 1 हो गया। तो पहले केस में एक कंप्लीट हो रहा था, एक इनकम्प्लीट हो रहा था। दूसरे केस में क्या हुआ दोनों क्या है हाफ कंप्लीट है। तो ऐसे वाले केस में हाफ कंप्लीट होकर के वो अब स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। तो ज्यादा अच्छा क्या है 4s1 3d5, तो 4s1 3d5 ऑप्शन नंबर 2 बी जो है वो करेक्ट होगा आपके ऑप्शन नंबर सी के बाद। तो होना चाहिए था ये, लेकिन क्रोमियम जो है एक्सेप्शन है, वो 4s1 3d5 होता है। चलिए समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटमेंट अबाउट द कॉपर इज इनकरेक्ट। जब हम कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 29। कॉपर का कितना होता है आपका 29 होता है। अच्छा इसमें अच्छा कॉपर प्लस दे दिए हैं, कॉपर डबल प्लस दे दिए हैं और कॉपर इज। तो इसमें देखिए तो कॉपर का क्या होगा 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 3d10 4s1। इस केस पे आपका d तो कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन 4 क्या है आपका इनकम्प्लीट है। लेकिन पहले 4s पे जाना चाहिए, तो 4s पहले भरना चाहिए, तो 4s2 होगा 3d9 होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन Na+। अब हम Na+ दो चीज समझते हैं, एक होता है Na और एक देखेंगे हम लोग Na। जब हम Na की बात करेंगे तो Na का प्रोटॉन होगा 11, तो Na+ का भी प्रोटॉन होगा 11, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है
क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 होंगे, लेकिन जब ये पॉजिटिव आयन बनाया तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का तरीका क्या होगा, 1:2 2:2 6, यहाँ से आपका 10 2 2 4 और 6 10 हो गया, तो 1:2 2:2 6, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट है। चलिए, तो ये हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन देखे, अलग अलग तरीके से देखे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, जब हम नेक्स्ट वीक में वीडियो लेकर के आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, तो वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो एनडीए से रिलेटेड, एनडीए के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, जय हिंद।